खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 9 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है चचा छक्कन ने तीमारदारी की। ये एक फ़ीचर है। फ़ीचर एक तरह का मज़मून होता है जो किसी किरदार की आदत खसलत बयान करता है। उसकी ख़ुसूसियात बयान करने के लिए फ़ीचर लिखा जाता है। चचा छक्कन इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ एक ड्रामा है। उस ड्रामे का किरदार चचा छक्कन जो मज़ाहिया किरदार है, बात में फ़न पैदा करता है, बहुत मज़े की बातें करता है। इस तरह की बातें करता है कि उसकी बातों के ऊपर हँसने को मन करता है। लोग अपना पेट पकड़ कर ठहाके मारकर हँसना शुरू कर देते हैं। तो चचा छक्कन का किरदार है और बहुत मशहूर किरदार है। इम्तियाज़ अली ताज का बनाया हुआ किरदार है ये, और जो ड्रामा है वो इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा चचा छक्कन है। उस किरदार के ऊपर इम्तियाज़ अली ताज ने कई फ़ीचर लिखे। उन्होंने चचा छक्कन ने तीमारदारी की, चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए और इस तरह के कई छोटे-छोटे फ़ीचर लिखे जिसमें चचा छक्कन की ख़ासियत को, ख़ुसूसियात को बयान किया है और उनके उसी मज़ाहिया अंदाज़ को जो उनके ड्रामे में है, उस हिस्से को दिखाया गया है। मैंने आपको बताया इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ये फ़ीचर है और इम्तियाज़ अली ताज उर्दू अदब की बहुत बड़ी हस्ती है। हिंदुस्तान में रहने वाला शायद ही कोई शख्स हो जिसने अनारकली का नाम ना सुना हो। ड्रामा अनारकली की तख्लीक हमारे इम्तियाज़ अली ताज ने ही की है और चचा छक्कन का जो किरदार है इनका, ये भी बड़ा मशहूर किरदार है। बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले किरदारों में, बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताबों में ये शामिल है, ड्रामा अनारकली और चचा छक्कन। तो यहाँ पर फ़ीचर है और इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ फ़ीचर है। फ़ीचर के फ़न से हम यहाँ पर मुतारुफ़ हो रहे हैं, ड्रामे की शक्ल में लिखा है और चचा छक्कन की ख़ासियत, जो इनके किरदार की ख़ासियत है, वो यहाँ पर हमें बताई गई है। बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। यहाँ अपने बच्चे की तीमारदारी करेंगे, बच्चा बीमार है और किस अंदाज़ में तीमारदारी करेंगे, वो अभी हम मुताला करने वाले हैं। तो मुताला करने से पहले हम मुसन्निफ़ के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। जो हमारी किताब में दिया गया है, जितना बताया गया है, उतना यहाँ पर मैंने शामिल किया है और इसके बाद मुसन्निफ़ के हवाले से मालूमात हासिल करने के बाद हम इस सबक का चचा छक्कन ने तीमारदारी की मुताला करेंगे और फ़ीचर को समझेंगे। तो मुसन्निफ़ का नाम है इम्तियाज़ अली और ताज इनका तखल्लुस था। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश 1900 में हुई और 70 की उम्र में उनका इंतकाल 1970 में हुआ और 1970 के अंदर इनका इंतकाल हुआ और आपकी पैदाइश सन 1900 के अंदर हुई थी। तंज़ो मज़ाह और ड्रामा निगारी में इम्तियाज़ अली ताज का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। आपकी ख़ासियत ये है, सबसे पहली बात तो आप ड्रामा निगार हैं, अव्वल दर्जे के ड्रामा निगार हैं। आपके ड्रामे जो ड्रामाई ख़ुसूसियत होती हैं, जो अज़्ज़ाए तरकीबी होते हैं और जो तरकीबें ड्रामे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, आप वो सारी तरकीबें, सारे अज़्ज़ाए तरकीबी इस्तेमाल करते हुए ड्रामे लिखते हैं। दूसरा कि तंज़ो मज़ाह के लिए जाने जाते हैं। अपनी बातों के अंदर, ड्रामों के अंदर भी तंज़ो मज़ाह एक फ़न है जिसमें तंज़ करा जाता है। चाहे मुआशरे की किसी कमी हो या किसी शख्स की कोई कमी हो या किरदार की कोई कमी हो, उसके ऊपर तंज़ किया जाता है, ताना मारा जाता है और मज़ाक उड़ाया जाता है और ताना और मज़ाक के ज़रिए इस्लाह की जाती है। जो कमियाँ हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो आप तंज़ो मज़ाह के बड़े निगार हैं, बहुत अच्छी हैसियत है आपके अदब के अंदर और ड्रामा निगारी तो आपकी ख़ासियत है ही, ड्रामा निगारी के लिए आप जाने जाते हैं। उन्होंने उर्दू ज़ुबान में बच्चों के लिए दिलचस्प कहानियाँ और मज़ाहिया फ़ीचर लिखे हैं। फ़ीचर मैंने आपको बताया कि मज़मून ही होता है, लेकिन उस मज़मून के अंदर किसी एक किरदार के ऊपर, किसी एक शख्स के ऊपर या किसी एक तख़लीक़ के ऊपर, तसनीफ़ के ऊपर तंज़ किया जाता है, उसके ऊपर मज़ा पैदा वहाँ पर किया जाता है उस मज़मून के अंदर। तो ये फ़ीचर है, ख़ासियत उसकी बताई जाती हैं चीज़ें। बच्चों के लिए आपने कई कहानियाँ लिखी और मज़ाहिया फ़ीचर आपने लिखे हैं। मसलन चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी। जैसा मैंने आपको बताया कि चचा छक्कन के नाम से आपने कई फ़ीचर लिखे हैं। चचा छक्कन ने तस्वीर टाँकी, चचा छक्कन ने तीमारदारी की, जिसका हम मुताला करने वाले हैं अभी। ये उन्हीं का एक मज़ाहिया फ़ीचर है, जो ड्रामे के अंदाज़ पर है। उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी की इब्तिदा बच्चों के अदब से की थी। बच्चों के लिए आपने खूब लिखा है और बहुत अच्छे किस्म का लिखा है। आप मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके परदादा जो थे, वो भी मोअज़्ज़िज़ थे, अदब से ताल्लुक़ रखते थे। आपके दादा भी अदब से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद सहाफ़ी भी थे और अदब से ताल्लुक़ रखते थे। उम्दा किस्म के अफ़साना निगार थे। अख़बार कई आपने चलाए हैं। आपकी वालिदा वो मुदीर थीं, सहाफ़ी थीं आप खुद और बहुत उम्दा किस्म के आपने अफ़साने भी लिखे हैं कुछ। बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं उन अख़बारों के अंदर। तो आपकी पूरी जो ख़ानदान था, पूरा का पूरा अदब से जुड़ा रहा है और तख़लीक़ात से जुड़ा रहा है। वो काफ़ी अरसे तक रिसाला फूल
जो लाहौर से शाया होता था उसके एडिटर रहे हैं। रिसाला फूल शाया होता था, इसमें बच्चों के लिए कहानी शाया होती थी, बच्चों की कहानी आती थी। तो बहुत मशहूर था ये रिसाला, जो आपके वालिद ने शुरू किया था। असल में मुमताज अली ताज आपके वालिद का नाम है, आपके वालिद ने शुरू किया था, लेकिन अपने बेटे को तंज़ ज़राफ़त का शौकीन देखते हुए, अदब का शौकीन देखते हुए आपने इनकी सहाफ़त की जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दी थी, इम्तियाज अली ताज को साहब को दे दी थी। तो वो इसके मुदीर रहे। तो ये रिसाला उनके वालिद मुमताज अली ताज ने बच्चों की तालीम और तरबियत के ख्याल से जारी किया था। इम्तियाज अली ताज अपनी तहरीरों के जरिए हंसी हंसी में बड़े काम की बातें बता जाते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बच्चों के लिए कहानियां लिखने और पर उनको उबूर हासिल था, उबूर यानी पकड़ हासिल था। और मुख्तलिफ अलग अलग मौज़ूआत, मौजू की जमा, कई मौजू, टॉपिक्स, हर तरह के टॉपिक्स के ऊपर आपने लिखा, हर तरह के मौजू आपने लिखे, हर मौजूआत को आपने अपनी तख्लीक का जरिया बनाया। उन्होंने न सिर्फ बच्चों के लिए कहानियां और ड्रामे लिखे हैं, बल्कि औरतों के लिए भी इखलाकी और इस्लाही कहानियां लिखकर शोहरत हासिल की है। इम्तियाज अली ताज को पहला फेमिनिस्ट उर्दू कलमकार माना जाता है। फेमिनिस्ट, खवातीन के मसले उठाने वाले, खवातीन के लिए लिखने वाले, औरतों के लिए लिखने वाले। तो उर्दू के पहले मुसन्निफ हैं जिन्होंने औरतों के मसाइल को ऊपर उठाया, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो कमतरियां हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनके बारे में इम्तियाज़ अली ताज ने खुलकर बात की, उनको सामने लेकर आए और उनके हुकूक के बारे में आपने बात की। इसलिए इम्तियाज़ अली ताज को उर्दू का पहला फेमिनिस्ट राइटर माना जाता है। तो और इसी बात की उनको शोहरत भी है, औरतों के लिए लिखने के लिए, ख्वातीन के मुद्दों पर लिखने के लिए। जब उनको देखा गया, लोगों ने पढ़ा, तो खूब इनको शोहरत मिली। अगरचे इम्तियाज अली ताज ने बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनकी शोहरत को चार चांद लगाने वाली तसनीफ अनारकली है। इसके अलावा उन्होंने गूंगी जोरू, चचा छक्कन और कमरा 5 ड्रामे लिखे हैं। इम्तियाज अली ताज को मुगलिया अहद की दरबारी जुबान, आदाब और लहजे से पूरी वाकफियत थी। वाकफियत यानी वाकिफ होना, जानकार होना। इम्तियाज अली ताज को बहुत सारे इन्होंने ड्रामे लिखे हैं, बहुत सारी तख्लीकात इनके हिस्से के अंदर हैं, बहुत सारे अफसाने भी हैं इनके। लेकिन जो शोहरत इनके अनारकली को मिली, वो शोहरत किसी और इनकी तख्लीक के हिस्से नहीं आई। अनारकली के बाद आपको चचा छक्कन के लिए जाना जाता है। अनारकली बहुत मशहूर हुआ, पूरे बर्रे आजम के अंदर इसको पढ़ा जाता था, दूर दूर से लोग इसको मंगाकर इसको पढ़ा करते थे। तो बहुत मशहूर हुआ, कई फिल्में इसके ऊपर, इनके ड्रामे के ऊपर, अनारकली के ऊपर बनी है। ड्रामा अनारकली उनका अदबी शाहकार है, जिसमें अनारकली और शहजादा सलीम की इश्किया दास्तान को ड्रामे की शक्ल में पेश किया है। ड्रामा है जिसमें मुगल बादशाह अकबर और उनके बेटे सलीम का जिक्र है, और उन्हीं के दरबार की एक रक्कासा अनारकली का जिक्र है, और उनकी गुफ्तगू है, उनका कालमे है, कलाम है। ड्रामे की शक्ल में इसको पेश किया है। मज़कूरा बाला दोनों मज़ाहिया फीचर, मज़कूरा बाला जिनके बारे में हमने ऊपर बात की है, ये जो ड्रामाई फीचर हैं, चचा छक्कन ने तीमारदारी की और चचा छक्कन ने तस्वीर टाकी, ये उनके मज़ाहिया फीचर हैं। चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए, ये भी इनका मज़ाहिया फीचर है। चचा छक्कन के कारनामे इन्होंने अलग अलग फीचर्स में इन्होंने बताए हैं। चचा छक्कन कब क्या करते हैं, कुछ इनको भी पता नहीं है। तो जो भी करते हैं बड़े ख़ास अंदाज में करते हैं, बड़े अलग अटकर करते हैं। जब वो बोलते हैं तो उनकी बातें सुनने को मन करता है, जब गालियां देते हैं तो उनकी गालियां सुनने का, उनकी डांट सुनने का मन करता है, और जब हंसी पैदा करते हैं तो उनकी हंसी के अंदर हंसने का मन करता है। हालांकि हंसी इस तरह से पेश की जाती है, ज़राफ़त इस तरह से पेश की जाती है कि वहां पर फूहड़पन नजर नहीं आता, वहां पर संजीदा बातों से, ऐसी बातें जिसमें अमूमन हंसी नहीं होनी चाहिए, उन बातों से हंसी बन जाती है, उन बातों से लोग हंस हंस के पेट में दर्द कर बैठते हैं। तो एक बेहतरीन मज़ाहिया फीचर है ये। दो फीचर हमने ऊपर पढ़े और एक यहां पर जो नाम दिया है बेहतरीन है। इन तीनों मज़ाहिया फीचर में चचा छक्कन का किरदार नाकाबिले फरामोश है, नाकाबिले फरामोश, जिसको भुलाया ना जा सके। बहुत बेहतरीन किरदार है, बहुत उम्दा किरदार है, और बहुत बारीकी से इसकी किरदार निगारी चचा छक्कन की गई है। हर तरह की खूबी, उसकी कमियां हमें इसके ड्रामे में नजर आती हैं, जो चचा छक्कन का असल ड्रामा है, जिसका अंदाजा आपको इस सबक से हो जाएगा। तो चचा छक्कन के बारे में कुछ हमारे सबक के अंदर भी चीजें दी गई हैं, क्योंकि ये भी एक फीचर है जो पूरी तरह अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो फिर हमें ड्रामा चचा छक्कन का मुताला करना पड़ेगा। अब अभी यहाँ पर हमारे फीचर है, तो इसमें भी बहुत हद तक हम चचा छक्कन का किरदार समझ जाएंगे कि किस तरह के शख्स हैं
और इस तरह के शख्स हमें आसपास भी हमारे मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा चचा छक्कन ने तीमारदारी की। तीमारदारी यानी देखभाल करना, किसी बीमार की तीमारदारी करना, खातिरदारी करना, बीमार की तीमारदारी की जाती है। तो चचा छक्कन का बच्चा बीमार है, बेटा बीमार है, जिम्मेदारी सारी उनकी बीवी के ऊपर है। बेगम उनके सारे काम करती हैं जो चची बताई गई हैं, लेकिन चची थक गई हैं, कई दिन से अपने बच्चे की हिफाजत कर रही हैं, कई दिन से अपने बच्चों की बीमारी की तीमारदारी कर रही हैं। चचा छक्कन को बाहर घूमने से फुर्सत नहीं है, आकर देखते नहीं है बच्चे के बारे में, हल्की फुल्की मालूमात की और उसके बाद फिर बाहर निकल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, मजे करते फिरते हैं बाहर। तो एक दिन जब घर में आते हैं तो चची बिगड़ती हैं कि मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है इस बच्चे को संभालने की, तुम्हारी भी जिम्मेदारी होती है, तुम्हें भी इसको संभालना चाहिए, देखना चाहिए। तो चचा गुस्से में आ जाते हैं, दोनों में बहस हो जाती है इस बात पर। तो उस बहस और मुबाहिसा के अंदर चचा को गुस्सा आ जाता है कि हाँ ठीक है, तुमने बहुत बातें कर ली, मेरा बेटा है, मैं संभाल लूंगा, मैं इसकी तीमारदारी कर लूंगा, खातिरदारी कर लूंगा। तो चची इनको जिम्मेदारी दे देती हैं। अब जिम्मेदारी देती हैं तो किस तरह से जिम्मेदारी निभाते हैं वो यहाँ पर हमें चीजें बताई गई हैं, बल्कि वो इसको बोझ समझ लेते हैं और छुटकारा पाने के तरीके सोचने लग जाते हैं। तो चचा छक्कन का किरदार यहाँ पर है, एक तो चचा है, इसके बाद एक चची है जो इनकी अहलिया है, नन्हा इनका बच्चा है जिसका नाम दूसरा लल्लू भी है, चचा का छोटा बेटा है, मामा ये इनकी नौकरानी है मामा, और इमामी इमामी इनका नौकर है। चचा यहाँ पर हैं जिनके बारे में बात चल रही है, चचा छक्कन। छुट्टन ये चचा का मंझला लड़का है, बड़े लड़के के बारे में यहाँ पर जानकारी हमारे नहीं दी गई, हवाला नहीं है कुछ भी यहाँ पर। तो ये किरदार हो गए, इस तरह के किरदार हमें वहां पर अभी इस फीचर में देखने को मिलेंगे। पहला हिस्सा, पहले पूरा मंजर दिखाएंगे हमें कि क्या मंजर है और किस तरह की फिर वहां पर बातें चलती हैं। पहला हिस्सा आता है शुरू, और दालान में एक चारपाई पर लल्लू लेटा है। लल्लू इनका छोटा बेटा है जिसको अभी नन्ना कहा गया था, घर में प्यार से उसे लल्लू कहते हैं और जो बाहर के लोग हैं उसे नन्ना कहते हैं। आंखों के गिर्द स्याह हल्के हैं, काले घेरे हो गए आंखों के पास उसके, क्योंकि बीमार है, कई दिनों से बीमार है, बुखार इसके हो रहा है। ऐसा मालूम होता है कि महीनों से बीमार है। सरहाने चच्ची बैठी हैं, उसका सर दबा रही हैं। वो 3 बार उठने की कोशिश करती हैं, मगर लल्लू फौरन ठिनकने लगता है। ठिनकने मतलब रोने लगता है, उहू उहू करने लगता है। चारपाई के पास तिपाई पर गिलास, प्याली, दवा की शीशियां और घड़ी रखी है। बाई जानिब एक नेमत खाना रखा है। नेमत खाना जिसमें खाने पीने की चीजें रखी जाती हैं, एक अलमारी टाइप का होता है छोटा सा, जिसके अंदर बची कुछ खाने की चीजें या फिर दूसरी बार काम आने वाले दूध वगैरह वो चीजें उसके अंदर नेमत खाने में रखी जाती है। तो वहीं टेबल से आगे नेमत खाना रखा हुआ है। जरा आगे को घड़ौंची पर घड़ा है जिस पर एक कटोरा रखा है। घड़ौंची घड़ा रखने की स्टैंड है जिसके ऊपर घड़ा रखा जाता है, उसके ऊपर घड़ौंची के ऊपर घड़ा रखा हुआ है। पूरा मंजर आपको देख लेना है, समझ लेना है और एक मंजर अपने जहन में बना लेना है, ऐसे लगे जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं। सारी चीजें आपको नजर आनी चाहिए। ये कमरा लगा हुआ है, सरहाने चच्ची बैठी हुई है, बच्चा लेटा हुआ है बीमार कुर्सी के ऊपर, उसके पास ये टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, उसके पास घड़ौंची पर घड़ा रखा हुआ है, नेमत खाना पास के अंदर है, सामने की तरफ 2 दरवाजे हैं, वहीं पास एक लोटा और बाल्टी फर्श पर रखे हुए हैं। घड़े के ऊपर तो पानी का कटोरा रखा हुआ है जिससे पानी पिया जाता है, और उनके पास ही नीचे एक लोटा और बाल्टी ये फर्श पर रखे हुए हैं। पीछे दीवार के पास एक मेज पर पायदान, पानदान और पानों की टोकरी रखी हुई है। यहाँ पर पानदान है जिसमें पान रखे जाते हैं और छालिया वगैरह, चूना, कत्था, ये पान लगाने के सबब वहां रखी जाती हैं चीजें, तंबाकू वगैरह। तो पानदान और पानों की टोकरी भी रखी हुई है, पान है उसके अंदर, पान का शौकीन है। जमीन पर उगालदान रखा है, उगालदान जिसमें पान की पीक थूकी जाती है या थूक उसमें थूका जाता है, उसे उगालदान कहा जाता है। तो वहां उगालदान भी है, वो जमीन के ऊपर रखा हुआ है उगालदान। दाएं हाथ का दरवाजा बावर्ची खाने और बाएं का चचा के कमरे में खुलता है। तो वहां पर पीछे 2 दरवाजे हैं। जो दाएं हाथ का जो दरवाजा है वो चचा के कमरे के अंदर खुलता है, अंदर कमरे की तरफ जाता है, और बाएं हाथ का जो कमरा है बावर्ची खाने की तरफ खुलता है, दाएं वाला, और जो बाएं वाला जो कमरा है, बाएं वाला दरवाजा है, वो चचा के कमरे की तरफ जाता है। ये मंजर बन जाता है, नजारा बन जाता है सामने का, जो हम पढ़ने से पहले इसको समझेंगे। अब इसी के अंदर, इसी हॉल के अंदर पूरी की पूरी कहानी हमारी चलने वाली है।
वो 2 दरवाजे आप याद रखना, दायां दरवाजा बावर्ची खाने की तरफ और बायां दरवाजा चचा के कमरे की तरफ जाता है। वहीं से सब इधर उधर चक्कर खाते रहेंगे। मामा, जो नौकरानी है इनकी, वो कहती है बावर्ची खाने से, बीवी दाल दे जाएं कि मैं बीन लेती, नहीं तो करकिल रह जाएगी। मामा आवाज लगा रही है, किसको? चची को। कहती है, चची बीबी दाल दे जाएं, मैं बीन लेती। बीन लेना मतलब दाल में से कंकर निकाल लेना, चुन लेती। यहां पर कंकर निकालने की बात हो रही है। और किरकल, किरकल कंकर को या किरकिर को कहते हैं, पत्थर के छोटे टुकड़ों को जो खाने के अंदर दाल में आ जाते हैं। तो यहां पर किरकिल उसको कहा गया है। किरकिर भी कहते हैं उसको और कंकर भी कहते हैं। वो कंकर बीनने की बात कर रही है। तो मामा ने उनको मांगा, चची जवाब देती है, अभी आई बड़ी भी, ये लल्लू उठने भी तो दे। वो बच्चा जो बीमार है, उनके सराहने बैठी हुई है, उठने की बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन वो जैसे उठने की कोशिश करती है, वो बच्चा रोने लग जाता है, तो उठ नहीं पा रही हैं। और इसी दौरान दाल मांग रही है जो उनकी नौकरानी है। तो ये कहती है कि मैं आ रही हूं, लेकिन ये बच्चा मुझे उठने तो दे यहां से। मामा अंदर आ गई। अब वो, बीबी चाबी दे दीजिए, मैं खुद निकाल लेती हूं, वरना देर हो जाएगी और दाल खाने तक गल पाएगी। सुबह से ये वक्त आ गया है, हाथ पर हाथ धरे बैठी हूं। वो उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन उठ नहीं पा रही। इतने में जो नौकरानी है इनकी, वो खुद बाहर आ जाती है इनके पास, जहां बैठे हुए हैं सब अंदर बावर्ची खाने से, और कहती है कि चाबी दे दो मुझे। कोठियार की चाबी मांग रही है कि चाबी दे दो, मैं खुद ये देख लूंगी, सामान कंकड़ निकाल लूंगी, दाल निकाल लूंगी। चची, बड़ी भी आखिर तुम ही कहो, क्या करूं? घर उठाऊं, हंडिया चूल्हा करूं, बच्चे संभालूं, या बीमार की पट्टी से लगी बैठी रहूं? लल्लू से, मेरे चांद में अभी आई, जरा बड़ी भी को दाल निकाल कर दे आती हूं। अब अपनी मजबूरी बता रही है, सारी जिम्मेदारी घर की चची के ऊपर है। नौकरानी से कहती है, जो दाल लेने के लिए आके खड़ी हुई है, कि बताओ मैं क्या क्या काम करूं, कितने काम मुझे करने पड़ते हैं। मैं आपको दाल दूं, मैं घड़ा उठाऊं, मैं हंडिया चूल्हा जो घर की जिम्मेदारी है बावर्ची खाने की वो करूं, या बच्चे को संभालूं जो बीमार पड़ा हुआ है। सारे काम मेरे ऊपर ही पड़े हैं, मेरे सर के ऊपर ही आए हैं। यहां वो अपना गुस्सा भी जाहिर कर रही हैं अपने शोहर के लिए, चचा के लिए, कि सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं और चचा बाहर मजे कर रहे हैं। तो बच्चे को अब दिलासा दे रही है कि मेरे लाल, तू थोड़ी देर चुप बैठ, रोए मत, मैं अभी आती हूं और दाल निकाल कर देती हूं उनको। चचा, यहां पर चचा नहीं, मुन्ना के इनका नन्ना बच्चा कहता है कि नहीं अम्मा मत जा। चची, मैं अभी आई मेरे लाल। उठ खड़ी होती हैं मामा से, चलो तुम्हें तो निपटा ही दूं, फिर देखा जाएगा। दाहिने हाथ के दरवाजे से जाती हैं और ये कहती है कि चलो तुम्हें तो निपटा ही दूं, यानी दाल तो दे ही दूं मैं, फिर देखते हैं। और इनका बच्चा जो है नन्ना, वो मना कर रहा है कि नहीं अम्मा अभी मत जाओ, मेरी तकलीफ हो रही है, मेरे पास बैठो। लेकिन ये जबरदस्ती उठ जाती हैं। अब उड़ गई तो लल्लू ठिनकने लगता है, रोने लगता है। ठिनकना यानी रोना। लल्लू रोने लगता है। तो जो नौकरानी इनकी यहां पर खड़ी हुई थी लल्लू के पास, जो चाबी मांगने आई थी कि मैं दाल निकाल लूं खुद, वो वहीं खड़ी हुई है। वो कहती है बच्चे से, मियाँ अभी आती होगी अम्मा लल्लू की बलाए लेकर, मैं सदके गई अपने मियाँ के, देखे तो कैसा सुध गया है मुंह। लल्लू ठिनकने लगता है। ये लल्लू करता है ऊह, ऐसे कर, इस तरह के मुंह बनाता है। रो मत मियाँ, दिल हल्कान हो जाएगा, कमजोरी आएगी, परेशानी होगी तुम्हें रोओगे तो रो मत, रोने से ताकत जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। सुत यानी कमजोर, दुबला, परेशान। ये कहते हैं तो कैसा सुत गया है। सुत गया मतलब कमजोर हो गया है, उतरा हुआ लग रहा है, चेहरा खराब लग रहा है, इसका उतरा हुआ चेहरा लग रहा है, कमजोरी नजर आ रही है। और ये कह रही है कि अभी रो रहा है, उसको चुप करती है कि बेटा रो मत, रोने से और दिल हल्का होगा तुम्हारा, और तुम्हें परेशानी होगी, और कमजोरी महसूस करोगे अपने अंदर, तो रो मत, अम्मा अभी आती होंगी। नन्हा, अम्मा पानी। चच्ची दाल की थाली हाथ में ले आती है। नन्हा पानी मांग रहा है। चच्ची, लो बस आ गई। नन्हा, अम्मा पानी। वो पानी मांग रहा है। चच्ची, अभी लाई। थाली मामा को देते हुए, लो बड़ी भी, अच्छी तरह बीन लेना, अब के दाल ऐसी लाए हैं जैसे घोड़े का दाना, खुदा जाने गलेगी भी या नहीं। मामा दाल लेकर चली जाती है। नौकरानी को दाल दे दी और साथ में ही दाल की तारीफें भी कर दी कि इस बार ये ऐसी दाल लेकर आए हैं जैसे घोड़े के खाने की दाल हो। अब पता नहीं गलेगी भी या नहीं गलेगी, कंकर वगैरह खूब है उसमें। इसी बीच नन्ना फिर चिल्लाता है, पानी। चच्ची जल्दी से जाकर पानी लाती हैं। लो मेरे लाल,
पानी पिलाने के बाद पायंती पर बैठ जाती हैं और तौलिया उठाकर लल्लू के पाँव में झावा करती हैं। झावा करना, बुखार कम करने के लिए कपड़े से पैर के तलवे को हल्के हल्के रगड़ना। जो शदीद बीमार लोग होते हैं, बुखार जिनके तेज आता है, तो क्या करते हैं, कपड़े की गद्दी बनाते हैं, मोड़ते हैं तौलिए को और तौलिया उनके पाँव की पगतलियों के अंदर रगड़ते हैं, तलवे पर रगड़ते हैं धीरे धीरे। इससे उनको थोड़ा आराम मिलता है। और ज़्यादा बुखार होता है तो तौलिए को कपड़े की गर्म पट्टी बना के उनके सर के ऊपर भी रखते हैं। तो यहाँ पर सर पे रखने वाला झावा नहीं हो रहा, यहाँ पर वो सहलाने की बात हो रही है। हल्के 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 सहलाएंगे, जितने हल्के करेंगे उतना मरीज को आराम मिलता है। तो हल्के हल्के सहलाने को झावा के देना कहते हैं। यहाँ पर ये अपने बच्चे के झावा कर रही हैं। इमामी अभी झावा कर ही रही है, इतनी देर में नौकर इनका आवाज लगाता है। चचा की पानों की डिबिया लेकर आता है और चची के पास जाकर, मियाँ ने डिबिया भेजी है और कहा है खूब अच्छी तरह भर दें, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। नौकर अंदर आया और पानों की डिबिया लेकर आया। जब चचा कहीं बाहर जाते हैं तो डिबिया के अंदर पान लगाकर पानदान से और डिबिया के अंदर भर लेते हैं छोटे छोटे पान। थोड़े उसमें छालिया भी डाल लेते हैं साथ में बटुए दूसरे में, और तंबाकू भी डाल लेते हैं। अब पान खात के और छालिया और तंबाकू उसमें बाद में साथ में ले लेते हैं। तो बाहर जा रहे हैं कहीं, डिबिया भेजी नौकर के साथ और कहा है कि इसमें थोड़ा ज्यादा पान भर देना, कहीं दूर जाना है। तो दूर जाने की, बाहर जाने की तैयारी करते हैं। चची बाहर से, इमामी, चचा की आवाज आ रही है। इसी दौरान बाहर से आवाज आई, इमामी, ओ बे इमामी, बटुआ में छालिया और तंबाकू भी भर लाना। जैसे मैंने आपको बताया कि बटुआ भी उनके पास जिसमें अलग से छालिया और तंबाकू भर लेते हैं, और जो पान की कटोरी है, डिबिया है, उसके अंदर पान इनके भरे रहते हैं। चचा आवाज लगा रहे हैं इमामी को, इमामी, ओ बे इमामी, बटुए में छालिया और तंबाकू भी भर लाना। चच्ची इमामी से कहती हैं, बस आ गए जरनेली हुक्म लेकर। जरनेली सख्त हुक्म, ऐसे हुक्म जिनको मानना जरूरी हो, जिनको ना मानने पर सजा मिले, जिनको ना मानने पर तो कोई नुकसान होने का डर रहता है, उन हुक्म को जरनेली हुक्म कहते हैं। तो यहां पर कहती हैं क्योंकि चचा ने मंगवाया है और चचा का काम नहीं करो तो चचा को गुस्सा भी जल्दी आता है, तो कहते हैं बस आ गए, यही रह गया तुम्हारा काम, हुक्म देने का बार बार हमें। मैं खुद परेशान हूं, मुझसे नहीं भरी जाती डिबिया, ले जा उठाकर पानदान, भरते रहेंगे आप ही। इस तरह से उसको, इमामी को भगा देती हैं कि आ गए बस हुक्म देने के लिए, यही काम रह गया है, दिख नहीं रहा बच्चे को संभाल रही हूं, बच्चा परेशान हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये पानदान ये रखा हुआ यहां पर, तो इसको ले जा बाहर, अपने आप भरते रहेंगे। और गुस्सा दिखाती है वहां पर। इमामी बहुत खूब, इमामी नौकर है, जैसा वो कहती हैं वैसा मान लेता है, बहुत खूब कहता है और पानदान उठाकर बाहर चला जाता है। पानदान उठाकर बाएं दरवाजे से चला जाता है। चचा अंदर आकर, वो पानदान भेज दिया तुमने? अब चचा बाहर पानदान भेजा तो चचा को गुस्सा आया कि ये क्या हुआ, पानदान को पान लगाकर भर के देने चाहिए थे और पानदान वैसे ही बाहर भेज दिया। चची को भी गुस्सा था। चची गुस्से को जब्त करते हुए, जब्त करना मतलब बर्दाश्त करना, पीना, गुस्सा आ रहा है, अब गुस्से को पीते हुए बोल रही हैं, तो और क्या बीमार की चारपाई उठाकर भेजती, बेटा बीमार है, चाची गुस्से के अंदर है, चचा ने पान लगवाए थे, उन्होंने पान वापस दे दिए कि नहीं तुम खुद ही लगाते रहो। तो अब पूछना है चचा कि पान कैसे भेज दिए, पान क्यों नहीं भेजे लगाकर? तो कहती हैं कि पानदान भेजा है मैंने, तो और क्या बीमार की चारपाई उठाकर भेजती? चचा तुम तो हर सीधी बात का जवाब उल्टा देती हो, क्योंकि गुस्से में तो उल्टा जवाब दिया, चचा अभी आए हैं तो ये कहते हैं कि तुम तो मेरी हर सीधी बात को उल्टा जवाब देती हो, मिजाज ही नहीं मिलता किसी वक्त जनाब का। चची तुम्हें खुदा का खौफ नहीं कि आज बच्चे को बीमार हुआ 8वां दिन है, बुखार है कि किसी वक्त पीछा नहीं छोड़ता, रात यूं ही आंखों में कटती है, फिर 1 दिन ना 2 दिन 8 दिन हो गए, जरा देखना तो बच्चे की हालत, नेक वक्त बिल्कुल हड्डी चमड़ा हो रहा है। फिर झांवा करने लगती है। चची को गुस्सा आ गया, वो अब डांट रही है चचा को कि बच्चे के हाल तो देखो क्या हो रहा है, तुम अपने कामों में लगे हुए हो, अपनी चीजों के अंदर मसरूफ हो, दुनियादारी में मसरूफ हो, हर वक्त बच्चे के बुखार चढ़ा रहता है, 8 दिन हो गए आज जिसमें बुखार में मुब्तला हुए, तुम्हें जरा सा भी रहम नहीं आता कि मैं 8 दिन से लगी हुई हूं, एक वक्त मुझे वक्त नहीं थोड़ा सा आके, ना बैठते हो बच्चे के, ना बच्चे की खिदमत करते हो, अपने अपने अंदर लगे रहे हो, हड्डी चमड़ा होना, कमजोर होना, बहुत कमजोर होना, दुबला होना। यानी
जिस्म से हड्डियां दिखने लग जाना, कमजोरी के लिए हड्डी चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो बता रही है अपनी तकलीफ कि बच्चा बीमार है और तुम्हें होश नहीं है, और उनकी बेजारी से दुखी हैं कि चचा अभी भी काम बता रहे हैं, ये नहीं कि खुद काम कर लें, रहम करने का काम नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम्हें ही पान लगाकर देना चाहिए थे। चचा, भाई मियादी बुखार तो इसे ही कहते हैं, ये तो अपनी मियाद पूरी होने के अंदर ही टलेगा। मियाद एक वक्त मुकर्रर होता है जितने दिन के अंदर वो बुखार चला जाता है। तो मियादी बुखार है कि 8 दिन 10 दिन इतने टाइम रहेगा और उसके बाद जाएगा यहाँ पर। तो इसकी मियाद हो गई, 8 दिन का टाइम होता है अमूमन बुखार का। तो 8 दिन हो गए लेकिन बुखार उतर नहीं रहा। लेकिन चचा कह रहे हैं कि ये तो अपनी मियाद पूरी करके ही टलेगा। तो चची जवाब देती हैं, तो यही तो मैं कह रही हूं कि आज 8वां दिन था, ख्याल था कि आज टूट जाएगा, मगर आज का दिन भी साफ साफ निकल गया। एक और हफ्ता पहाड़ की तरह सर पर खड़ा है, क्योंकि 8 दिन हो गए चची बच्चे की तीमारदारी करते हुए परेशान हो रही हैं, लगी हुई हैं दिन रात बच्चे की खिदमत करने के लिए, घर के काम भी अंजाम दे रही हैं। अब कह रही हैं कि 8 दिन हो गए और अभी तक इसका बुखार नहीं उतरा, उतर जाना चाहिए था इसका बुखार अब तक। चचा लल्लू से कहते हैं अपना पेट खुजाते हुए। लल्लू कौन? इनका वो बच्चा जो बीमार है। मैंने बताया अभी इसको नन्हा कह रहे हैं सब, लेकिन ये इसके जो वालदेन हैं चचा और चची, ये इसको लल्लू कहते हैं। तो पेट खुजा रहे हैं अपना चचा, तो मजाक का अंदाज पैदा हो रहा है यहाँ पर पेट खुजाने के अंदर, और पेट खुजाते हुए अपने बच्चे से बात कर रहे हैं। क्यों बे यार लल्लू? रावी चैन लिखता है। रावी चैन ये एक रोजमर्रा है, मुहावरा है जो इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये होता है कि आराम से वक्त कट रहा है, चैन से कट रहा है, आराम करते हुए तेरा वक्त कट रहा है। तो पेट खुजा रहे हैं और पूछते हैं बेटे से अपने, क्यों बे यार आराम से वक्त कट रहा है? रावी चैन लिखता है। बड़े ठाठ से करवा रहे हो जावा मेरे उस्ताद, ये कहो तुम कब उठोगे, उठोगे कब? तो अपने बच्चे से मोहब्बत जताकर उससे बात कर रहे हैं। चची गुस्से से बेताब होकर, चची जब ये सुन रही हैं तो उनको गुस्सा आ रहा है कि ये फालतू की, क्योंकि वैसे बैठते नहीं है, खिदमत करते नहीं है बच्चे की, और अब बीमार है और मैं बातें सुना रही हूं, चची बातें सुना रही हैं इनको, तो फिर ये बनावटी बातें कर रहे हैं यहां पर खड़े होके। जल्दी उठ बेटे, अब्बा फिक्र के मारे दुबले हुए जा रहे हैं। चची मजाक बना रही हैं गुस्से के अंदर, गुस्से से बेताब होकर। बेताब यानी ताब न लाना, गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाना, गुस्सा आ रहा है और वो कह रहे हैं कि कब उठोगे मेरे उस्ताद, अभी तक तुम्हारा बुखार उतरा नहीं, बीमारी नहीं उठ रहे। तो बच्ची से कहती हैं, चच्ची कहती हैं बच्चे से, जल्दी उठ जा बेटे, अब्बा फिक्र के मारे दुबले हुए जा रहे हैं। यहां पर तंज मारा जा रहा है, ताना मारा जा रहा है। चचा ताब न लाते हुए, अब चचा भी अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ताब न लाना, गुस्सा बर्दाश्त ना कर पाना। तो कहते हैं गुस्सा बर्दाश्त, ताना मारा है उनके ऊपर कि बेटा उठ जा, तेरे वालिद जो हैं तेरे ख्याल के अंदर तेरी फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब नहीं हो जाए, तू उठ जा फटाफट। तो ये कहते हैं यानी आप समझती हैं कि आपके सिवा किसी को बच्चे की फिक्र ही नहीं, सिर्फ तुम ही बच्चे का ख्याल रखते ही हो, किसी और को फिक्र ही नहीं है। चच्ची रूखी हंसी हंसते हुए फिर से मजाक उड़ा रही हैं, ऐसी हंसी जो नहीं हंसनी चाहिए, रूखी हंसी हंसती हैं। ये तो वही मिसल हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। रूखी हंसी हंसती हैं, और अभी उन्होंने चचा का नाम नहीं लिया था, कहा था कि तुम्हारे अब्बा दुबले हुए जा रहे हैं। अब वो ताना मारा था, लेकिन चची ने उसको ताने की तरह नहीं दिया, उसको इस तरह से दिया कि मजाक उड़ा रहे हैं। और अब चचा को गुस्सा आ गया कि तुम समझती हो कि तुम ही देखभाल कर रही हो। तो चचा के ऊपर असर हुआ इस बात का। तो ये कहती हैं कि तो वही मिसाल हुई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये मुहावरा है। मुहावरा मुजरिम को अपने किए पर हर लम्हा ये खौफ रहता है कि मेरे अमल से किसी को शक ना हो जाए। चोर की दाढ़ी में तिनका माने जो चोर होता है या जो गलती करने वाला होता है, उसको हर दम खदशा रहता है मेरी गलती पकड़ में ना आ जाए। और गलती पकड़ में आती है तो सबसे पहले रिएक्ट वही करता है, चीजें वही जाहिर करता है, चोर ही, अपने हुलिये से, अपने चाल चलन से, अपने अंदाजे बयान से। तो यहां पर जब जैसे ही चचा बोले कि तुम समझती हो कि तुम ही करती हो खिदमत, क्योंकि चाचा तो ध्यान देते ही नहीं यहाँ पर बच्चे के ऊपर, देखते ही नहीं है, और यहाँ पर अब झूठी बातें कर रहे थे। अब चची ने बात की तो चची हंसने लग गई, तो बोल रही है कि तू चोर की दाढ़ी में तिनका, जब तुम ख्याल करते हो, बच्चे की देखभाल करते हो, रखवाली करते हो, तीमारदारी कर रहे हो, तो तुम्हें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, असल में दुबले हो रहे हो तुम तो बच्चे की फिक्र के अंदर। चचा को गुस्सा आ गया। चचा गुस्से में बड़ा तीर मारा कि रोज तीमारदारी कर ली। अब उसको डांट रहे हैं चची को, क्योंकि चची तीमारदारी कर रही है और चचा का मजाक उड़ा रही है कि तुमने नहीं की। तो अब चचा कह रहे हैं कि बड़ा तीर मार लिया। तीर मारना यानी बड़ा काम करना, बहुत तारीफों वाला काम करना।
तीर मारने से मतलब यहाँ पर ये भी मुहावरा है, बड़ा काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चाचा कहते हैं कि तुमने तीमारदारी कर ली, बता ऐसे रही हो कि जैसे बहुत बड़ा काम किया हो, बहुत बड़ा तीर मारा हो तुमने बच्चे की खिदमत करके। समझ बैठे कि हचुमन दिगर नीस्त, यानी मुझ जैसा कोई नहीं, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। हचुमन दिगर नीस्त ये फारसी कहावत है। फारसी कहावतों का भी यहाँ पर खूबसूरती से इस्तेमाल किया है इम्तियाज अली ताज ने, और चचा छक्कन की जुबान से किया है, तो बड़ी खूबसूरत मालूम होती है। तो बीवी को डांट रहे हैं कि ऐसे बात कर रही हो जैसे बहुत बड़ा तीर मारा है, बहुत खातिरदारी कर ली, बहुत खिदमत कर ली बच्चे की। अब समझ बैठी, अपने आप को समझ रही हैं कि हचुमन दिगर नीस्त, जैसे मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। जैसी मैंने खातिरदारी करी, जैसे मैंने खिदमत की, मैंने तीमारदारी की, ऐसी तीमारदारी कोई भी कभी भी किसी की नहीं कर सकता। जनाब ने तो एक बच्चे की तीमारदारी की है, मैं 20 जवानों की तीमारदारी कर चुका हूं। अपने बारे में बता रहे हैं कि इतने से के अंदर इतना अकड़ रही हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बना रही हो, मैंने पता नहीं कितने लोगों की तीमारदारी कर चुका हूं। चची फिर मजाक उड़ाती हैं और तंजी अंदाज में फिर से तंज कर रही हैं, ताना मार रही हैं। इसमें शक किसे है, ताना मार रही हैं चचा। और अब भी मैंने ज्यादा दखल नहीं दिया और दिल मारकर चिपका बैठा रहा, तो किसी ख्याल से। दिल मारकर चुपका बैठा रहा यानी बर्दाश्त करके, चुपका बैठा रहा, बगैर कोई काम करे चुपचाप बैठा रहा, दिल मार के, मरोड़ के, मसोस के। अभी तुम्हें लग रहा है कि मैंने बच्चे की खातिरदारी नहीं की, तो मैंने किसी वजह से खातिरदारी नहीं की। कोई वजह है जिसकी वजह से मैंने खातिरदारी नहीं करी। मेरा दिल तो चाहता है कि बच्चे की खिदमत करूं, तीमारदारी करूं, उसके पास बैठूं, लेकिन कोई वजह है जिसकी वजह से मैं इसके पास नहीं बैठता। चची कहती हैं, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या वजह है। अब आप देखिए वजह क्या बताएंगे चचा। चाची बताती हैं वही, तो चचा कहते हैं, बस तुम्हारे लिए मैं इस बच्चे से दूर हूं, क्योंकि तुम मां हो। मां के दिल में ममता होती है, बच्चे के लिए ज्यादा लगाव होता है। अगर मैं तुम्हें अलग कर दूं और मैं बैठ जाऊं तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम रोओगी, बच्चे के लिए तड़प पैदा हो जाएगी। तो मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूं। इसलिए तुम बच्चे की खिदमत कर रही हो, मैं चुपचाप बैठा हुआ देख रहा हूं। मेरा दिल बहुत करता है, लेकिन दिल महसूस के चुप हो जाता हूं मैं। इस तरह का जवाब चचा छक्कन ने दिया है। बस तुम्हारे लिए कि भाई मां है, इसे बच्चे की ममता है, जो जी चाहे कर लेने दो, वरना मुझे कब गवारा था कि बीमार बच्चे को तुम्हारे हाथ में छोड़ दूं। चची, ऐसा पत्थर दिल पर रखने की क्या जरूरत थी। चची कहती है कि तुमने इतना बड़ा दिल पे पत्थर रख लिया अपने, इतना दिल मसोसा, इतने परेशान क्यों हुए तुम, एक बार मुझसे कहते तो सही। मैं अपने आप बच्चे से दूर हो जाती, तुम्हें पास में ला देती। पत्थर रखना दिल पे, दिल को सख्त करना, बड़ा फैसला लेने के लिए दिल को सख्त करने के लिए दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। और चचा कह रहे हैं कि मैंने दिल पर पत्थर रख के अपनी सारी ख्वाहिशात मार ली, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खुशी दे सकूं, तुम्हें बच्चे के पास बैठने का वक्त दे सकूं, इसलिए मैं बच्चे के पास नहीं बैठा। तो चची कहती है ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्यों रखा तुमने ऐसा पत्थर, एक बार मुझसे तो कहते। चचा, लीजिए, यक न शुद्ध दो शुद्ध, यक न शुद्ध दो शुद्ध, एक मुसीबत तो थी ही, दूसरी और आन पड़ी। यानी हम तो तुम्हारी खिदमत करने की बातें कर रहे हैं और तुम्हें यह बात भी मजाक लग रही। अभी हम तीमारदारी कर रहे थे, बच्चे की तीमारदारी की बातें हो रही थी, वो भी तुम्हें मजाक लग रही थी। हर बात मेरी मजाक लगती है। तो ये कहते हैं एक मुसीबत तो थी, दूसरी मुसीबत और आ गई। यहां पर दोनों बातों को अपनी गलत साबित होने के ऊपर ये फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई कह तो दिया कि तुम्हारे ख्याल से मैं अलग अलग रहा, वरना मैं खिदमत करता बच्चे की। चची सर फेर कर, बस रहने दो। कभी इतनी तौफीक तो हुई नहीं कि घड़ी दो घड़ी आकर बीमार के पास बैठ जाएं। आ जाते हैं सुबह शाम नाक पर दिया जलाने, उतर गया बुखार, क्या बात अब तक उतरा नहीं, ओहो ये करेंगे तीमारदारी। इस तरह से चच्ची इनको डांट रही हैं। चाचा बहस करे जा रहे हैं लगातार कि मैं करता अपने बच्चे की तीमारदारी। तो अब चची बताती है, सर फेर कर, गुस्सा आ गया, बस रहने दो, बहुत हो गई तुम्हारी बातें, तुम्हें फुर्सत तो मिलती नहीं। 8 दिन हो गए बच्चे को बीमार हुए हुए। तौफीक मतलब खुदा की तरफ से तुम्हें इतनी अक्ल नहीं मिलती, इतनी तुम्हें अल्लाह ने अक्ल नहीं दी कि आकर अपने बच्चे के पास बैठे, कि 2 घड़ी तो बीमार के पास आके बैठ जाए। बच्चा बीमार है, लेकिन ये कभी भी बच्चे के पास आकर नहीं बैठते, अपने ही कामों में मसरूफ रहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। बस थोड़े वक्त के लिए आते हैं, बच्चे को देखा, फिर अपने कामों में लग जाते हैं। अभी भी पान लेने के लिए आए थे, कहीं बाहर जाना था, लेकिन जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है, चची जान नाराज हो रही हैं,
तो ये अब उनको मनाने के अंदर लगे हुए हैं, उनके पास बैठे हुए हैं कि घर का माहौल तो सही रहे। तो कहते हैं कि आते हैं वो सुबह शाम नाक पर दिया जलाने। नाक पर दिया जलाने मतलब ये कहावत है, इसका मतलब है थोड़ी देर अपना मुंह दिखाने के लिए, बनावटी बातें करने के लिए, कि अभी जाएंगे और वापस अंधेरा, यानी जाते ही वापस बातें खत्म। थोड़ी देर अपना मुंह दिखाने के लिए आ जाते हैं कि कोई ये नहीं कि बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रखता, फिक्र दिखाने के लिए, बस पूछने के लिए आ जाते हैं, नाम के लिए। तो जब नाम की बात होती है तो उसे कहा जाता है नाक पर दिया जलाना। और पूछते हैं कि उतर गया बुखार, क्या बात, अब तक उतरा क्यों नहीं? और फिर ताना मारती है, ओहो ये करेंगे तीमारदारी। चचा चचा बातें सुन रहे हैं, उसके बाद फिर गुस्सा आता है, देखो बीवी, हम विश्राम सुन लेंगे मगर ताना सुनने के हमारे दिल में जान नहीं। विश्राम का मतलब गाली। ये जो तुम ताने पे ताने दिए जा रहे हो ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे तो मुझे गाली दे लो, लेकिन ये ताने नहीं देना, ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। हमारे दिल में जान नहीं मतलब ताकत नहीं है मेरे पास तुम्हारी गालियां सुनने की, हिम्मत नहीं है। हमारे दिल में जान नहीं है, हमारे पास हिम्मत नहीं है, मुझसे तुम्हारी गालियां बर्दाश्त नहीं होंगी, तुम्हारे ताने गालियां बर्दाश्त कर लूंगा, तुम्हारे ताने बर्दाश्त नहीं होंगे। अब ताने और गालियां एक ही तरह से दी जाती हैं, लेकिन अब चचा हैं और अपने अंदाज में कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं। यहां पर आप अंदाज देखिए, बयानी देखिए इसकी किरदारों की, किस तरह से बयानी कर रहे हैं, जैसे असल किरदार हैं और असल कहानी पूरी की पूरी मौजूद है। बिल्कुल इस तरह से सच्चाई के साथ बयान करते हैं कि पढ़ने वाले को लगता ही नहीं कि ये किरदार नकली किरदार हैं, फर्जी किरदार हैं और सिर्फ हमें मजा देने के लिए ये किरदार बनाए गए हैं। हर किरदार असल मालूम होता है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे गाली दे देना लेकिन ताना मत मारना। चची कहती हैं ऐसे ही नकीले हैं। नकीले मतलब नाक वाले। नाक वाले किसे कहते हैं? जिसको थोड़ी सी बात का भी बुरा लग जाता है। कोई काम नहीं कर रहा, आपने कुछ टोका टाकी करी, उसको बुरा लग गया और वो काम कर देता है। वो मतलब कभी भी किसी से गाली ना सुनता है, ताने नहीं सुनता है, बातें नहीं सुनता है, कोई उसके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता, इतने वो नकीले होते हैं लोग। तो यहां पर नकीले लोगों के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही नकीले हैं चचा, आप जब बात करती हैं इस तरह की करती हैं गोया मुझसे शादी करके आपने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरी 7 पुश्त पर एहसान किया है। अब चचा चची को करते हैं कि मुझे ऐसे बात करती हैं, बात बात में ताने मारती हो, डांटती हो, ऐसा करती हो कि तुमने शादी नहीं की बल्कि मेरे ऊपर शादी करके एहसान किया है, और मुझ पे ही नहीं मेरी 7 पुश्तों पर एहसान किया है। 7 पुश्त यानी 7 नस्लों पर, बाप दादा पर जो चले आए, बाप परदादा पर, दादाओं पर, सब पर मेरी आपने मतलब एहसान किया हो। पुश्त यानी पीछे जो गुजर गए लोग, वो हैं पीछे गुजरे हुए लोग। चची एहसान नहीं किया तो और क्या किया, जैसे मिली तो जाती तुम्हें मुझ जैसी बीवी। चचा मिलने को क्या बीवियों का काल पड़ा है? काल मतलब कहत, कमी, अकाल के यहां पर बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोई एहसान नहीं किया, खूब बीवियां मौजूद हैं। तो वो कहती मुझ जैसी तो मिली जाती ना तुम्हें। तो कहते हैं कि खूब मिलती, कोई काल थोड़ी पड़ा है लड़कियों का। चची तो फिर रोका किसने, करी क्यों नहीं किसी और से शादी, मेरे पल्ले क्यों पड़ गए? चचा दूसरा हिस्सा शुरू होता, अभी लड़ी रहे दोनों ये। चचा डिप्टी साहब ने महीनों मेरे अब्बा की खुशामद की। अब चचा बता रहे हैं कि कितने रिश्ते उनके लिए आए थे, कितने लोग चाहते थे कि उनकी बेटियों की शादी चचा से हो, कितने लोगों की ख्वाहिश थी चचा को अपना दामाद बनाने की। बीवी ने कहा था कि जब नहीं मिल रही थी कोई तुम्हें, तब मैंने तुम्हारा दामन पकड़ा, मैंने तुम्हारे हाथ में आई, मेरी शादी हो गई। चचा कह रहे कि नहीं ऐसी बात नहीं, मेरे को तो बहुत लड़कियां थी। और बताते कौन कौन सी लड़कियां थी। डिप्टी साहब ने महीनों मेरे अब्बा की खुशामद की, दोस्त यारों से कहलवाया। नवाब साहब बेचारे इसी तमन्ना में मर गए कि उनकी बेटी से हमारी शादी हो जाए, मगर वो तो ये कहो कि अब्बा मरहूम आपके वालिदैन को जबान दे चुके थे, वरना कयामत तक ना होती तुमसे शादी। अब्बा मरहूम, वो अब्बा जिनका इंतकाल हो गया है, मरे हुए अब्बा मरहूम इंतकाल होने के बाद कहते हैं। तो कई लोग मेरे पीछे थे। नवाब साहब अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, डिप्टी साहब अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, खूब उन्होंने रिश्ते भेजे, लेकिन मेरे वालिद आपके वालिदैन को, आपके माँ बाप को जबान दे चुके थे। जबान देना मतलब वादा करना, वो वादा कर चुके थे आपसे, पक्का वादा कर चुके थे आपके वालिदैन से कि आप मेरी लड़के की शादी आपकी लड़की से ही होगी, इसीलिए आपकी शादी हो गई मुझसे, वरना कभी मैं आपसे शादी नहीं करता। चची
अजी ऐसे ही 30 मार खाते हैं आप। 30 मार खा, यहाँ पर मतलब खूब बड़ी बातें करने वाले, बड़ी-बड़ी बातें करने वाले को 30 मार खा कहा जाता है। जो करता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी बातें, बहुत बड़ी-बड़ी डींगे मारता है, बहुत बड़ी-बड़ी फेंका-फाकी करता है, उसे 30 मार खा कहते हैं। तो 30 मार खा को वो कहती चच्ची, हाँ, आप तो बड़े 30 मार खा थे, बहुत बड़े आदमी थे कि आपकी शादी के लिए बहुत लोग थे। चचा, जी 30 मार खा ना थे, तो ऐसे कोई घसखुदे भी ना थे। घसखुदे, हकीर, मामूली, घास खोदने वाले को, जिसका कोई काम नहीं होता, घास खोदता है दिन भर, उसे घसखुदा कहते हैं। खुदा मतलब खोदने वाला, तो घसखुदा। तो चचा कहते हैं कि 30 मार खा नहीं थे, तो घसखुदे भी नहीं थे। ऐसे हम फ्री में नहीं बैठ रहे थे। अजी एक डिप्टी साहब और नवाब साहब पर क्या मौकूफ, हम जिधर से निकल जाते, लोग बेटियां देने को तैयार हो जाते थे। बोले हम ऐसे ही आवारा नहीं थे, फालतू नहीं थे, घसखुदे नहीं थे। 30 खान खा तो तुमने बड़ा बोल दिया, 30 खान नहीं थे, 30 मार खा नहीं थे, तो घसखुदे भी नहीं थे। नवाब साहब और डिप्टी साहब तो थे ही, और न जाने पता नहीं कितने लोग मुझे अपनी बेटियां देने के लिए तैयार थे। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे थे जो मुझे अपना दामाद बनाना चाहते थे। चची, गोया यूसुफ सानी तो आप ही हैं। और ताने पर ताना मारे जा रही है चची, यहां पर ताना मारा है, गोया यूसुफ सानी तो आप ही हैं। यूसुफ सानी, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हुए हैं एक, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो हुस्न में बेमिसाल थे, उनके जैसा हुस्न किसी का नहीं था, जो हुस्न में यकता थे। आप अपने को दूसरा यूसुफ समझते हैं, और यूसुफ सानी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जैसा अपने आप को समझना, ये उसके लिए कहा जाता है, यूसुफ सानी मुहावरा है। यूसुफ सानी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझता है। वो समझता है मेरे जैसा खूबसूरत दुनिया में है ही नहीं, और वो तरह तरह की एक्टिंग करता है, तरह तरह के किरदार बनाता है, तकब्बुर उसको हो जाता है कि मैं तो बड़ा खूबसूरत हूं। तो जो अपने आप को खूबसूरत मानता है, तो उसको यूसुफ सानी कहते हैं मजाकों के अंदर। तो यहाँ पर हमारे चचा जो हैं, ये भी अपने आप को बड़ा खूबसूरत मानते हैं, तो ये कहते हैं चची मजाक उड़ा रही हैं, हालांकि इतने खूबसूरत नहीं थे वो, लेकिन तो चची मजाक उड़ाती हैं। गोया यूसुफ सानी तो आप हैं ही, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि बहुत सारे रिश्ते आते हैं, इतने खूबसूरत आप थे कि खूब रिश्ते आते थे। चचा चचा, जाइए जाइए, जाकर अपना बावर्ची खाना संभालिए, मैं आप कर लूंगा तीमारदारी। कोई बात है भला, कुछ सोचकर, और जनाब ऐसी कुछ बुरी सूरत भी नहीं है हमारी। अब जब उन्होंने कहा यूसुफ सानी, तो चचा को अपना चेहरा पता है कि कितना खूबसूरत है। अब बातें कर रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते आते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि इतने तो खूबसूरत थे ही ना आपके, बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते आएंगे। तो चचा को गुस्सा आता है। चाची से कहते हैं कि आप जाओ अंदर और अपना बावर्ची खाना संभालो, मैं कर लूंगा अपने बच्चे की खिदमत, उसकी तीमारदारी मैं कर लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, घर के काम संभालो तुम जाकर। और मेरी सूरत की बात कर रही हो ना, इतनी बुरी भी नहीं है चची। खैर, वो तो सबको दिखती है। वो उसी अंदाज में, एक ही अंदाज में चची फिर मजाक उड़ा रही हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी सूरत की बात कर रही हो, इतना कम भी नहीं दिखता, मैं ठीक ठाक दिखता हूं। तो वो कहती है सबको पता है कितने खूबसूरत हो तुम, मगर जो आती वो चूल्हा हंडिया ना करती और न तुम्हारे बच्चों के पीछे अपनी जान हलकान करती। ये कहती है कि अगर मैं शादी नहीं होती, मुझसे शादी नहीं होती, तो कोई और आती, और जो भी आती वो तुम्हारी चूल्हा हंडिया नहीं करती। चूल्हा हंडिया घर की घर गृहस्थी के काम, जो घर के काम होते हैं वो चूल्हा हंडा कहलाता है, घर गृहस्थी के काम कहलाते हैं। तो बोली कोई और आती तो वो ये काम ना करती, और ना ही तुम्हारे बच्चों के पीछे अपनी जान हलकान करती। जान हलकान करना, अपनी जान कमजोर करना, अपने आप को कमजोर करना। तो तुम्हारे बच्चों के खातिर अपनी जान को थोड़ी मैं नुकसान करूंगी। चचा, तो जाइए आप बावर्ची खाने में, बावर्ची खाने में तशरीफ ले जाइए और चूल्हा हंडिया कीजिए, मैं कर लूंगा बच्चों की देखभाल। जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं कि मेरा बेटा बीमार है, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। चची, क्या करूं, पत्थर तले हाथ है, पत्थर तले हाथ, किसी वजह से मजबूर और बेबस होना। बच्चा बीमार है और चचा बहस कर रहे हैं, कभी ध्यान नहीं देते। अब मां है तो उसको तो अपने बच्चे की खिदमत करनी है, वो बच्चे को छोड़कर कहां जाएगी। अब बाप जो आया है, चचा से बहस हो गई है, चचा कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, लेकिन बच्चे की तरफ दिल अटका हुआ है, बच्चे की तरफ दिल लगा हुआ है कि इसको छोड़ के जाऊंगी तो अभी रोएगा। तो अब मजबूरी में ये जा नहीं सकती बच्चे को छोड़कर, क्यों, बच्चे की मोहब्बत की बाइस। तो इस बात को कह रही है कि मैं चली तो जाऊं, लेकिन क्या करूं, पत्थर के नीचे मेरा दिल अटका हुआ है, पत्थर के नीचे मेरा हाथ अटका हुआ है, पत्थर तले हाथ है। तो इसका मतलब ये कि चाहकर भी कोई काम ना कर पाना, किसी मुश्किल में फंसे होने की वजह से इंसान चाहकर भी ना कर पाए,
जाना चाहती है, परेशान हो गई हैं, बच्चे को खुद भी थोड़ा आराम चाहती हैं, लेकिन बच्चे की वजह से नहीं जा पा रही हैं। तो चचा कहते हैं, जी सिर्फ आप ही का है, जी सिर्फ आप ही का है, और हम तो गैर हैं। जी मतलब मन, दिल। वो कहती मेरा बच्चे के अंदर मन लगा हुआ है, वरना मैं तो कभी चली जाती। तो ये कहते हैं कि जी सिर्फ आप ही का है बच्चे के अंदर, हम तो कुछ बच्चे के लगते ही नहीं है, हमें तो जैसे बच्चे से कोई लगाव ही नहीं। चची, डॉक्टर साहब ने कह रखा है कि एक से ज्यादा तीमारदार बच्चे के पास ना रखिए, घर में शोरगुल ना हो, वरना मुझे इनकार नहीं, ये अरमान भी निकाल लो। चची कहती है कि डॉक्टर ने मना कर रखा है कि यहां पर शोरगुल नहीं करना, हंगामा नहीं करना, बच्चे के पास सिर्फ एक वक्त में एक ही शख्स रहे, वरना मैं तुम्हारे ये अरमान भी निकाल देती, अभी तुम्हें बिठाकर मैं चली जाती। तो फिर चचा कहते हैं कि तुम तो एक हो और मैं दो कैसे हो गया, मैं भी तो एक हूं, मैं अकेला बैठ जाऊंगा। तो चची को चचा की आदत पसंद है, चचा अकेले नहीं बैठ सकते। चचा जहां बैठते हैं वहां उनकी टोली बैठती है पूरी, जो उनका मजमा है वो सारा का सारा लग जाता है। वो नौकर को भी बुला लेंगे, दूसरे आदमियों को भी बुला लेंगे, अपने दोस्तों को भी बुला लेंगे, और फिर वो महफिल उनकी शुरू हो जाती है हंसी मजाक वाली। तो चची को जब ये बात पता है तो उनको छोड़ नहीं रही है कि मैं अभी छोड़कर जाऊंगी, तो ये 2-3 लोगों को और बुलाकर यहां पर हंगामा करेंगे घर में। तो इसको एक बार देख लें कि जब इनकार किया तो चचा कहते हैं, तुम एक तीमारदार हो और मैं एक से ज्यादा हो गया। चची, तो और क्या, वो कैसे। चची, इसलिए कि घर भर को उठा लोगे, और वो गुल, गुल यानी शोर, हंगामा। चचा, और तुम जैसे चुप शाह का रोजा रखे बैठी हो, जब कोई चुपचाप बैठ जाता है, एक शब्द मुंह से नहीं निकालता, उसके लिए कहते हैं चुप शाह का रोजा रख लिया इसने, ये बोल नहीं रहा। चुप शाह का रोजा, खामोशी इख्तियार करना, चुपचाप बैठ जाना बगैर शोरोगुल किए। चची, चुप शाह का रोजा नहीं रखती तो सबको पुकार पुकार कर घर सर के ऊपर उठा लेती। वो कहते हैं कि जैसे तुम चचा कहते हैं कि तुम तो ऐसे बैठी हुई हो जैसे चुप शाह का रोजा रखे बैठी हो, कोई जुबान से मुंह से निकाली नहीं जब कितनी बातें कर रही हो। और चची कहती है, जवाब देती हैं कि अगर चुप शाह का रोजा नहीं रखती तो पूरे घर को यहाँ पर इकट्ठा कर लेती, सबको लाकर यहाँ पर बिठा लेती, मैं खामोशी से अपना काम कर रही हूँ। चचा बिगड़ कर, बहुत अच्छा, जाइए, मोदे और इमामी और बुंदू को भी बावर्ची खाने में ले जा, घुटने से लगाकर बिठा रखना। घुटने से लगाकर बिठाना है यानी अपने करीब रखना, पास में बिठा लेना। तो घुटने से लगा के बिठाना करीब बिठाने के लिए इस्तेमाल यहां पर किया जाता है। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं अकेला इसकी तीमारदारी करूं, कोई और नहीं बैठे, तो तुम ऐसा करो, मोदे, इमामी, बुंदो और हमारी जो नौकरानी वगैरह सब है, इनको सबको अपने पास बावर्ची खाने में ले जाओ, घुटने से घुटना लगाकर बैठो, अंदर जाके सभी साथ में बैठो, मुझे अकेला यहां पर छोड़ दो। मैं उनके बगैर भी दिखा दूंगा कि क्यों कर करते हैं तीमारदारी। क्यों कर मतलब किस तरह करते हैं तीमारदारी, मैं करके बता दूंगा मेरे बच्चे की खिदमत में कैसे करता हूं। चची फौरन उठ खड़ी होती हैं और तौलिया चचा के हाथ में देते हुए, लो ये रहा तौलिया, दाएं हाथ के दरवाजे से बाहर चली जाती हैं। अब जब उन्होंने बहुत इसरार किया चचा ने कि नहीं मैं खिदमत कर लूंगा, तुम जाओ, सबको ले जाओ, तुम कहती हो शोरगुल होगा, मैं अकेला यहां पर खिदमत कर लूंगा। बहुत देर से मना कर रही थी कि नहीं मैं कर लूंगी अपने बच्चे की, लेकिन चचा को भी अब जोश आ गया, चचा खिदमत करने के लिए तैयार है। चचा जब बार बार इसरार करते हैं तो चची उनको तौलिया देकर, वो तौलिया जिससे वो झावा कर रही थी बच्चे का हाथ पैरों पर, वो हाथ में देकर वो उठकर और अपने बावर्ची खाने में चली जाती है। यहां पर हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। बहुत खूबसूरत फीचर है, ड्रामे के अंदाज में लिखा हुआ है, एक तरह से ड्रामा ही नजर आ रहा है हमें। और किरदार जो है चचा छक्कन, ये चचा छक्कन इनका जो ड्रामा है वहां से लिया गया है, और वो भी हमें अंदाजा हो रहा है कि कितना मज़ाहिया किरदार है, ताने सह रहा है, ताने दे रहा है, बीवी के ऊपर गुस्सा हो रहा है, और किसी तरह अपने बच्चे की तीमारदारी करना चाहता है, हालांकि चाहता नहीं है। ये जो बेगम ने जब अपने गुस्सा दिखाया तब इनके दिल में जज्बा जागा कि मुझे भी मेरे बच्चे की तीमारदारी करनी चाहिए। अब अगले हिस्से में बच्चे की तीमारदारी करेंगे और बच्चे का ख्याल रखेंगे। अगले हिस्से में फिर मिलेंगे। अलविदा।